बायोमेट्रिक्स इन स्पोर्ट्स जो आपका 8th नंबर चैप्टर है, इसको मैं वन शॉट में बता दे रहा हूँ। ऐसे तो मैंने पहले ही बनाया हुआ है और जितने भी 24-25 सेशन में जो इसमें आपके काम आने वाले वीडियोस हैं, चाहे वो पुराने हो या नए हों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला, वो सब मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन जो है आपको चैप्टर ये जल्दी से समझाता हूँ क्योंकि छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन उसको रिलेट स्पोर्ट्स से कैसे करना है ये जरूर जानना जरूरी है। पहले तो बायोमैकेनिक्स क्या है, तो बायोमैकेनिक्स इज द नॉलेज ऑफ या इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज और लिविंग बींग पर एप्लीकेशन करना मैकेनिकल लॉज का, वही बायोमैकेनिक्स है। या एक बुक में बायोमैकेनिक्स द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑन लिविंग बींग्स, ये आप ये आप लिख सकते हैं, लेकिन ये अधिकतर पूछेगा नहीं और कभी कभी आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस में ऐसा आएगा नहीं। इसमें फर्स्ट आपका पढ़ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में रहना चाहती है एंड उस पर बाहरी फोर्स ना लगे, और तब तक मूवमेंट रहना चाहिए जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट एट at the same speed and in the same direction unless acted upon any external force। जब तक बाहरी कोई फोर्स ना लगे, जिस डायरेक्शन में जैसे जा रही है उसी स्पीड में जाना चाहेगी। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल जो है फील्ड में रखा हुआ है तो वो रखे रहना चाहेगा वहीं, लेकिन जैसे आप किक करें, जिस डायरेक्शन में जितना जोर से किक होगा उतनी डायरेक्शन बढ़ते रहेगा, जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स, एयर फ्रिक्शन और जमीन का फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब उसको रोक न दे। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ये F = ma के अनुसार चलता है, यहाँ A = F/m के अनुसार चलेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है। F = ma से अगर डिराइव करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को, तो A = F/m आ जाएगा। चेंज इन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। जैसे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो शॉर्ट पुट का वेट बढ़ा देंगे, तो बड़ा शॉर्ट पुट जो है उसी वेलोसिटी, उसी फोर्स से जब फेंकेंगे तो कम दूर जाएगा, कम छोटा शॉर्ट पुट ज़्यादा दूर जाएगा। इसका एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं। या इन क्रिकेट, हिट्स द बॉल हार्ड टू सेंड इट फ्रॉम अवे टू द फील्डर हैज अप्लाई द रिटार्डिंग फोर्स टू रिड्यूस द एक्सीलरेशन। क्या होता है, जैसे बॉल तेजी से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए एक्सीलरेशन कम करने के लिए थोड़ा सा फोर्स खींचते हैं, तो ये जो एक्सीलरेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है जब फोर्स हम जो है इसको खींचते थोड़ा। तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसे एग्जांपल आपको डायरेक्ट शॉर्ट पुट से दे सकते हैं कि अगर वो आपका इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स अगर बराबर है तो शॉर्ट पुट अगर छोटा है तो वो ज़्यादा दूर जाएगा सेम फोर्स अगर फेंक रहे हैं, और अगर कम है अगर तो वो ज़्यादा दूर जाएगा। कम है तो ज़्यादा दूर जाएगा और ज़्यादा है तो कम दूर जाएगा। इसको रिलेट करें। लॉ ऑफ रिएक्शन या लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, जितना तेजी से पानी को पीछे मारेंगे आप नीचे जाएंगे। वॉकिंग या रनिंग में जितना तेजी से जमीन को पीछे ढकेलेंगे उतना आप आगे तेजी से जाएंगे। शूटिंग में जब हम शूटिंग करते हैं तो तेजी से गोली बहुत तेज आगे निकलती है तो झटका जो है कंधे पर लगता है बंदूक के बेट से। लीवर एंड दियर एप्लीकेशंस। लीवर क्या है, तो लीवर को भी एक रिजिड बार है। ऐसे तो मैंने इस पर लीवर पे एक अलग छोटा सा वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा सिर्फ लीवर के लिए। तो लीवर एक रिजिड बार है जिसमें 3 चीज बेसिकली होता है। एक तरफ हम लोड देते हैं, एक तरफ से आप एनर्जी देते हैं, और बीच में फलक्रम होता है। ये फलक्रम कहीं भी हो सकता है, फलक्रम किनारे भी हो सकता है। तो लीवर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। रिजिड स्ट्रक्चर को भी, जैसे हड्डी भी एक क्या है पूरे शरीर के लिए एक फलक्रम है, एक लीवर का ही काम करता है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो मसल से मिलता है। और वेट क्या है, तो बॉडी का अपना वेट भी हो सकता है या कोई वेट हम उठा भी सकते हैं, एक्सटर्नल या बॉडी वेट भी हो सकता है। तो हमारा पूरा शरीर ही एक तरह से लीवर काम करता है। और बायोमैकेनिक्स तो यही पढ़ाता ही है कि हमारा शरीर में कैसे लीवर का काम करता है, कैसे हम लीवर को चेंज कर सकते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में, और कम एनर्जी में ज़्यादा काम ले सकते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर होता है बोन, ए फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। रिजिड स्ट्रक्चर जो एनर्जी है जो प्रोड्यूस बाय मसल। और ट्रेनिंग मूवमेंट, कोई भी एक मूवमेंट कर रहे हैं विद और विदाउट एनी इक्विपमेंट। फलक्रम विच इज ए फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट होता है जहां पर से बॉडी वेट कंट्रोल होता है या कोई भी रिजिड बार का वेट कंट्रोल होता है।
ए लोड और रेसिस्टेंस दैट इज प्लेस्ड ऑन, ये भी इसमें होता है कि कौन सा लोड है, जो रेसिस्टेंस है जो कि उस पर रह रहा है रिजिड स्ट्रक्चर पर। और लीवर की टर्मिनोलॉजी होती है फल्क्रम, रेसिस्टेंस एंड एफर्ट। अब इसमें मैं याद कराने के लिए बोलता हूँ कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर क्या है, तो उसको याद करने का लाइफ फाइल फ्यूल, लाइफ फाइल फ्यूल, LIFE लाइफ, FILE फाइल और FUEL फूल फ्यूल। इसमें सेकंड वाला को हटा दीजिए, तो लाइफ का LFE होगा, यानी कि फल्क्रम बीच में और लोड और एनर्जी बाहर बाहर, जैसे कि सीसॉ में होता है। फाइल में फोर्स, उसके बाद लोड बीच में और एनर्जी बाहर, सॉरी फल्क्रम बाहर, फल्क्रम एक साइड, और फ्यूल में भी फल्क्रम एक साइड। तो एक साइड फ्यूल होता है, बीच का अलग, बीच वाला चेंज हो रहा है। लाइफ में फल्क्रम बीच में, फाइल में लोड बीच में, और फ्यूल में एनर्जी बीच में। तो ये बीच वाला केवल याद रखिए, क्योंकि बाकी तो दोनों साइड साइड है। तो लाइफ फाइल फ्यूल देखिए, एक में फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम बीच में होता है, और फाइल में लोड बीच में होता है सेकंड में, और थर्ड में एनर्जी बीच में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि बीच में कौन होता है, और उसके अनुसार तुरंत तुरंत जो है मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे हम डंबलिंग कर रहे हैं, तो ये फल्क्रम यहाँ पर है, वेट यहाँ पर है, और एनर्जी यहाँ से लग रहा है, यानी फल्क्रम जैसे बीच में आ गया, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। सेकंड क्लास लीवर में क्या है, तो लोड सेंटर में होता है। तो जैसे हम जंपिंग करते हैं, तो क्या होता है, सबसे किनारे जहाँ है लास्ट, वो वहाँ पर लोड पड़ा, फल्क्रम जो है यहाँ पर बीच में, सॉरी जहाँ पर यहाँ पर ये एनर्जी पड़ा लास्ट में, जो पूरा पड़ रहा है, और यहाँ जो किनारा होगा वहाँ से पूरा वेट कंट्रोल हो रहा है, और कफ मसल से एनर्जी आ रही है वहाँ पर, तो ये फ्यूल की तरह आ जाएगा। और फाइल जो है, थर्ड क्लास लीवर जो है, जैसे हम झुकते हैं कोई चीज़ के लिए उठाने के लिए, तो थर्ड क्लास लीवर आ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ याद रखना है, लाइफ फाइल फ्यूल। और कहीं अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो लीवर वाला जो है वीडियो जो है देख लीजिएगा पूरा फिर से। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है, लाइफ फाइल फ्यूल याद रखिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास लीवर याद रहेगा। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं इधर भी गिर सकता हूँ, इधर भी गिर सकता हूँ, तो बॉडी का एक एनर्जी है जो उसको बैलेंस किया हुआ है। अगर ठीक ढंग से बैठूंगा तो कम एनर्जी में बैलेंस रहूंगा। तो बैलेंस रखने के लिए इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस अमॉन्ग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग विद इन और अपॉन अ बॉडी। जो भी फोर्स विद इन या तो अंदर से या तो बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी फोर्स लग रहा है। इन अदर वर्ड्स, इट इज ए स्टेट इन विच इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस आर काउंटर बैलेंस बाई ईच अदर। जैसे हम जो एनर्जी लगा रहे हैं, जो बाहर से सब अगर काउंटर बैलेंस है तभी हम एक जगह रुके रहेंगे। सम ऑफ ऑल अपोजिट फोर्सेस आर जीरो, जहां पर सारे फोर्सेस का अपोजिट फोर्सेस का मान जीरो होगा तभी आप बैलेंस में, नहीं तो आप गिर जाएंगे। जैसे एक मकान है, जब तक बैलेंस जीरो है तब तक है, जैसे बैलेंस गड़बड़ाता है फिर वो गिर जाएगा। अगर टेढ़ा होकर भी रुका हुआ, मतलब कि दूसरी ओर जो रोकने वाला फोर्स है वो उसको बराबर कर दे रहा है, तभी वो रुका हुआ है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, सिटिंग ऑन चेयर, ये सारा कुछ जो है आपका, ये इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक। जैसे मैं बैठा हूं तो स्टैटिक, मैं दौड़ते रहूं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट इज स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम है उसका है स्टैंडिंग ऑन वन लेग या सिटिंग ऑन चेयर, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का होगा कि इट इज स्टेट ऑफ बैलेंस of all applied forces acting on a moving body. In simple word, when a moving body is stable and balanced, such as results in a motion with unchanging speed and direction। अगर हम चल रहे हैं, रनिंग, जिम्नास्टिक, ये सब जो दिख रहा है कि आप दौड़ भाग रहे हैं फिर भी बैलेंस गिर नहीं रहे हैं, तो वहां पर होगा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आप गिर गए तो आप इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, यानी इक्विलिब्रियम गड़बड़ा गया तभी आप गिर रहे हैं। हम तेज दौड़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर फिसल गिर गए यानी मेरा इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया था, इसलिए हम गिर गए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द बॉडी इज द इमेजिनरी पॉइंट अराउंड विच द बॉडी इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। जैसे मैं बैठा हूं तो कहीं ना कहीं सेंटर है मेरा, अगर हाथ ऐसे चल रहा है तो कहीं ना कहीं सेंटर है इसका, उसी सेंटर के चारों ओर उसका बॉडी मास बैलेंस्ड होता है। इन ह्यूमंस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड एज द सेंटर वेट ऑफ द बॉडी। जहां भी बॉडी का सेंटर वेट है, जिसके दोनों बराबर वेट बटा हुआ ही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होते रहता है। दौड़ते समय जैसे आगे झुके तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए बदल गया, पीछे गए तो बदल गया। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में, ताकि आप जो है
और जहां सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, अब देखिए कभी कभी ये पूछ देते हैं इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने का कारण क्या है, क्या क्या है प्रभावित। तो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा वो इतना बैलेंस रहेगा। बेस, ब्रॉडन द बेस, जब बेस चौड़ा रहेगा तो इक्विलिब्रियम बैलेंस रहेगा। ब्रॉडन द बेस, या आप लिखिएगा बेस और उसको डिस्क्राइब कीजिएगा कि जितना ब्रॉड बेस रहेगा और अपर जो है वेट कम रहेगा वो ज़्यादा बैलेंस रहेगा। जैसे गिलास है पतला, अगर नीचे है तो गिर सकता है, अगर उल्टा रख दिया है तो गिरने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसलिए कभी बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग में नीचे चौड़ाई ज़्यादा दी जाती है, ऊपर धीरे धीरे पतला होते जाता है। उसका अपोजिट कीजिएगा तो गिर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए बेस चौड़ा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में सीजी नीचे होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए जो है आपका एक और है कि आपका एक्टिंग फोर्स, जो बाहर जो भी फोर्स काम कर रहा है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन इक्विलिब्रियम का बेसिक दो चीज जो लिखेगा, बेस चौड़ा और सीजी नीचे। वेट जो है जितना ज्यादा नीचे रहेगा तो सीजी नीचे रहेगा, उतना ज्यादा वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है। मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स पैरेलल टू टू सरफेसेस, और इन अदर वर्ड्स इट इज अ फोर्स दैट रेसिस्ट द मूवमेंट, वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे दो सरफेस जब भी टच होता है ना तो एक फ्रिक्शन काम करता है। अगर पूरा स्लिपरी कोई भी दो सरफेस हो तो थोड़ा वहां टिकेगा ही नहीं कुछ। तो ये फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। जैसे मैं बैठा हुआ तो एक फ्रिक्शन मेरा काम कर रहा है जो स्टैटिक बनाया हुआ है। डायनेमिक अगर मैं चल रहा हूँ, ये दो तरह का होता है। जैसे ये कागज ऐसे खिसक रहा है तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, हाथ दोनों में रगड़ रहा है। लेकिन अगर गोल है कोई चीज है जो बार बार लुढ़कते हुए टच हो रहा है, बार बार एक ही चीज का सेंटर का दो चारों का पार्ट टच हो रहा है, जैसे साइकिल करना, स्केटिंग करना या कोई भी गाड़ी चलाना, तो वो होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है, उसको कम फोर्स लगता है। इसलिए शुरुआत के दिनों में जब देखा गोल चीज जल्दी लुढ़क रहा है तो चक्का का आविष्कार हुआ, उसको देख के व्हील का आविष्कार हुआ, और व्हील के आविष्कार से क्रांति आ गई। धीरे धीरे व्हील से तेज चलने लगा, तेज चलने से उड़ने तक का सफर हुआ। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसमें भी देखा कि फ्रिक्शन का किस समय का मान, डायनेमिक फ्रिक्शन में किस समय का मान सबसे ज्यादा होता है, वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई चीज ढकेलने शुरू करते तो एक ताकत जब लगता है, जब वो चलना शुरू हो जाता है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है उसका मान बहुत ज्यादा होता है, वहां से फिर वो चलने शुरू हो जाता है। आपको चूंकि फिजिक्स में डेप्थ में जाना नहीं है इसलिए उसका फॉर्मूला ऐसे लिखने का उतना जरूरत नहीं है। अगर आप, और एक फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब जब आप पानी में या किसी भी लिक्विड चीज में काम करते हो वहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन काम करता है। ऐसा तो हम लोग पे एयर फ्रिक्शन भी काम करते हैं, इससे काम करते हैं। तो अब इसके बाद है लीवर एप्लीकेशन। लीवर एप्लीकेशन का इसके यहाँ पर बना हुआ है चार्ट, ये मैं दिखाना भूल गया था लीवर एप्लीकेशन का। और एक चीज देख लीजिए, फर्स्ट क्लास लीवर जो है उसका भी, सेकंड क्लास लीवर का भी, थर्ड क्लास लीवर का भी, सबका। ऐसे तो मैं जो बता रहा हूँ ये सारा का सारा जो है आपका इसमें मैं डाल दूंगा पीडीएफ में, लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा तो आपका तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये जो है ये जो है जानबूझ के मैंने बना दिया था ताकि आपको थोड़ा सा मदद मिल जाए। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर का। अब देखिए फ्रिक्शन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब भी किसी चीज को एयर में थ्रो करते हैं, जब भी किसी चीज को एयर में प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो पत्थर को उठा के फेंके, जैसे ही वो हवा में गया तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्ट करना हवा में, तो उसी से बनता प्रोजेक्टाइल। ए प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग विच इज थ्रोन और जम्प्ड इन एयर। जब हम लोग लॉन्ग जंप करने के लिए हवा में थोड़ी देर के लिए जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हाई जंप करें तो प्रोजेक्टाइल में होते हैं। Once it has left the ground, it flows a flight path. It is called parabola. इसको पैराबोला, जो पाथ हम लेते हैं हवा में उसको कहते हैं पैराबोला। Until it comes back to the earth, जब तक कि अर्थ में लौट नहीं जाते। Projectile travels farthest when it is thrown at 45 डिग्री horizontal। कभी पूछता है तो आप लोग सभी जानते हैं 45 डिग्री पर ही इसका मान सबसे ज्यादा होता है। किसी भी चीज को थ्रो जब 45, क्योंकि जैसे 90 करेंगे वहीं का वहीं गिर जाएगा, और 180 अगर करेंगे जमीन पर तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा नहीं। तो 45 है जिस पर सबसे ज्यादा वो जाएगा। जेवलिन थ्रो, यू हैव केप्ट इन माइंड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। फुटबॉल, गोल्फ, लॉन्ग जंप, ये सब में यहाँ पूछता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल।
तो सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से फेंका गया, वेलोसिटी है ही नहीं तो वहीं का वहीं गिर जाएगा, जिसे प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी कहा जाता है। और रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हम फेंक रहे हैं तो ऊंचा से और जमीन में नीचे अगर जा रहा है तो रिलेटिव हाइट अगर नीचे है तो ज़्यादा दूर सफ़र करेगा। अब हम सामने पहाड़ फेंकेंगे तो वो सामने टकरा जाएगा, या अगर सरफेस लैंडिंग सरफेस हाई है और प्रोजेक्ट सरफेस जो है लो है तो कम दूर जाएगा। जैसे लॉन्ग जंप में अगर थोड़ा भी बालू ज़्यादा ऊंचा रहता है तो वहाँ घट जाता है, बालू थोड़ा नीचे रहता है तो उसका जंप बढ़ जाता है। तो रिलेटिव हाइट, ये सारा कुछ है। ये मुझे लगता है ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बेसिक कंसेप्ट बन गया और आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एमसीक्यू के जो कि हर चैप्टर में जो कि थोड़े से एप्लीकेशनल नॉलेज वाले रहते हैं, जो कि बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो उन सबको मिला के मैं एक वीडियो तैयार करने वाला हूँ कल, जो कि सारे चैप्टर्स जो एप्लीकेशनल नॉलेज वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है थोड़े एमसीक्यू, वो मैं बता दूंगा। और कैसे एमसीक्यू को हल करना है, किस तरह से दिमाग लगाना ताकि आपका एमसीक्यू में नंबर ना कटे, वो भी मैं बताता हूँ कल। और प्लेलिस्ट में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें दिक्कत होंगी वो मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, मेरा नंबर भी प्लेलिस्ट पे व्हाट्सअप का रहेगा, और वहाँ से हम लोग साथ बने रहेंगे एग्जाम के दिन तक। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।